Hello and welcome again. I hope everyone is fine and you might be enjoying the sheen. Okay, so today we will try to understand what gram atomic mass means, what molecular mass is, and what is gram molecular mass. What do we mean by formula mass, and what is the relation between all these terms with mole? Okay, so first of all we will try to understand what's molecular mass, and then subsequently the other terms, and then we'll try to understand the relations between these. Okay, so let us start. Now, atomic mass, we completed in the last few lectures, atomic mass. So I hope you remember the atomic mass for the different elements. ठीक है, different elements के जो masses हमने दिए वो आपने मेमोराइज किए होंगे, याद किए होंगे. तो आज हम ये देखेंगे कि हम मॉलिक्यूलर मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं. बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल. मॉलिक्यूलर मास, तो उससे पहले मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने से पहले मैं दो तीन चीज़ें आपके साथ पहले शेयर करूंगा. ठीक है, सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इन सबस्टेंस. जैसा मैंने इससे पहले भी कहा था, ए सबस्टेंस sometimes it may be consisting of atoms, okay, and molecules or ions. All right, now substances जो atoms की बनी है हम उन्हें कहते हैं atomic substances. atomic substances जैसे नोबल गैसेस की हमने बात की, ठीक, या हम मेटल्स की बात करेंगे. ऑलराइट, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस की जब हम बात करेंगे तो हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे. ठीक है, जब कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं डिफरेंट एटम्स के बीच तो वहां पे मॉलिक्यूल्स बनते हैं. ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स आर बेसिकली ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड बाय कोवलेंट बॉन्ड्स. ठीक है, सेपरेट एंटिटीज है ये, बट मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स. जैसे O2 हम कहेंगे N2 से, फॉर एग्जाम्पल Cl2, लाइकवाइज HCl, H2SO4. ठीक है, तो ये सबस्टेंसेस जो है ये क्या है, मॉलिक्यूलर सबस्टेंसेस, वेदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. और जो सबस्टेंसेस आयंस की बनी है, जैसे NaCl बना है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव का. ठीक है, इसी तरह से आप आयरन सल्फेट की बात करेंगे तो ये बना है Fe2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव आयंस का. राइट, तो एटमिक मास, ग्राम एटमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास, इन तीन टर्म्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ये चीज पहले आप जहन में रखेंगे. ठीक है, तीन ही तरह के हमारे पार्टिकल्स हो सकते हैं सबस्टेंस के, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. या तो एटम्स हो सकते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या तो आयंस हो सकते हैं. एंड अकॉर्डिंगली उनका मास जो है एटमिक मास होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा और फॉर्मूला मास होगा. ठीक है, ये तीन टर्म्स. तो हम कहेंगे विल राइट three terms. We have atomic mass, all right, we have molecular mass, all right, then we have formula mass. These are the three types of terms. These are three terms, not types. These are three terms that we have to understand. Okay, so when we talk of a substance, when we talk of substance,
all right. It may be consisting of what? चलो यहां से, it may be consisting of atoms, तो इसे कहेंगे atomic. It may be consisting of molecules, तो इसे कहेंगे molecular. और else it may be consisting of ions, ठीक है, इसे कहेंगे ionic. So 3 types of masses we have to understand. इसका तो हमने पहले ही डिस्कशन किया है. So substance consisting of atoms will have atomic mass. Consisting of molecules will have molecular mass. And consisting of ions, we have a term, formula mass. तो एटमिक मास हमने अंडरस्टैंड किया है ऑलरेडी, ठीक है. एटमिक मास, इसके यूनिट्स, डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के मासेस, एटमिक मास वो हमने किया है. तो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूलर मास. ऑलराइट, नाउ so these are the 3 terms that we will try to understand. So it's atomic mass, this is molecular mass, and then this is formula mass. Okay, so atomic mass, when atomic mass की हम बात कर रहे हैं जब हम कोई भी सबस्टेंस ग्राम्स में लेंगे. क्या लेंगे? ग्राम्स में, न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एटमिक मास इन AMU. जैसे let me take for example हाइड्रोजन एटम की मैं बात कर रहा हूं. हाइड्रोजन एटम का जो मास है दैट इज 1 यूनिफाइड यूनिट, 1U. ठीक है. अगर मैं हाइड्रोजन का मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स अब लूं, न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एटमिक मास, यानी इसका एटमिक मास है 1 और मैं हाइड्रोजन का लूं 1 ग्राम. इस मास को हम कहते हैं ग्राम एटमिक मास. तो एटमिक मास से एक और टर्म यहां पे बनेगी, एक और टर्म ऐड होगी, एटमिक मास ग्राम एटमिक मास. तो अब अगर मैं ग्राम एटमिक मास की बात करूं, हम कहेंगे atomic mass in terms of grams. So atomic mass हमें पता है mass of atom in unified units, ठीक है. in AMU atomic mass units और unified units. atomic mass terms definitions हमने already understand की हुई है, पढ़ी हुई है. Now gram atomic mass का मतलब क्या है? जितना सबस्टेंस का एटमिक मास है इन टर्म्स ऑफ यूनिफाइड यूनिट्स, उतना ही मास अगर लिया जाए ग्राम्स में. हाइड्रोजन का एटमिक मास 1 यूनिट, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन.
इस 1 ग्राम को हम कहेंगे ग्राम एटमिक मास. सो व्हाट इज द ग्राम एटमिक मास ऑफ हाइड्रोजन? ग्राम एटमिक मास. एटमिक मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स. एटमिक मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स. तो उसको क्या कहेंगे हम? ग्राम एटमिक मास. राइट? तो इसकी पहले हम एक एक्सरसाइज करेंगे. डिफरेंट एटम्स का एटमिक मास हमें पता है. ग्राम एटमिक मास आपको याद रहे, यू विल मेमोराइज इट. उसको थोड़ा सा इजी करेंगे. ओके, नाउ हम कहेंगे एलिमेंट और एटम हम कहते हैं. ठीक है, एलिमेंट, एटमिक मास, यूनिट्स क्या है? यूनिफाइड यूनिट्स. देन आई विल राइट वन मोर थिंग, ग्राम एटमिक mass. Okay, so first hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen. What are the atomic masses? जो मैंने कहा था, जो इंटीग्रल्स में आप याद रखेंगे without taking the decimals into consideration. जैसे हाइड्रोजन का 1.0080, you can write it like that, but normally न्यूमेरिकल्स को थोड़ा इजी करने के लिए we will write it 1 unit. Okay, now हाइड्रोजन का एटमिक मास है 1 यूनिट, तो इसका ग्राम एटमिक मास क्या है? वो ग्राम्स में होगा डेफिनेटली, दैट इज 1 ग्राम. तो याद रखने के लिए आई विल राइट इट जस्ट एटमिक मास इज 1 यूनिट एंड ग्राम एटमिक मास इज 1 ग्राम. अदरवाइज मैंने स्पेसिफाई किया है यूनिट्स, लेकिन आपको याद रहने के लिए दिस विल बी काइंड ऑफ हेल्पफुल. ठीक है, फिर हीलियम की बात करेंगे. हीलियम 4 यूनिट्स, then it will be 4 grams. Lithium 7 units, 7 grams. Beryllium 9 units, 9 grams. Boron 11 units, 11 grams. Carbon 12 units, 12 grams. Nitrogen 14 units, 14 grams. ठीक है. सो लाइकवाइज जो बाकी एलिमेंट्स है, जैसे हम ऑक्सीजन की बात करेंगे 16 ग्राम्स होगा, फ्लोरीन की बात करेंगे 19 ग्राम्स होगा, नियॉन की बात करेंगे 20 ग्राम्स होगा. ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के आप एटमिक मासेस लेंगे और यहां से आप जहन में रखेंगे ग्राम एटमिक मास कैसे हम लेते हैं. सिंपली जितना सबस्टेंस का एटमिक मास है इन यूनिफाइड यूनिट्स, उतना ही मास न्यूमेरिकल वैल्यू जो इसका है 1 ग्राम्स में लेंगे. 1 ग्राम 4 ग्राम्स 7 ग्राम्स 9 ग्राम्स 11 ग्राम्स 12 ग्राम्स 14 ग्राम्स. तो ये क्या है इनके ग्राम एटमिक masses. Okay, now what's molecular mass and gram molecular mass? ये तीनों चीजें हमें चाहिए मोल कॉन्सेप्ट में. ठीक है, दैट इज वाई वी आर ट्राइंग हियर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दीज 3 डिफरेंट टर्म्स. ओके, अब पहले हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास क्या है. मॉलिक्यूलर मास, फिर अंडरस्टैंड करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ओके, तो मॉलिक्यूलर मास की जब हम बात करते हैं तो इन सिंपल टर्म्स हम कहेंगे मास ऑफ 1 molecule of a substance in unified units या in AMU. अब मॉलिक्यूल का मास किसके बराबर होगा? इट इज सिंपली द सम ऑफ
atomic masses of its constituent atoms. एक मॉलिक्यूल बना है दो या दो से ज्यादा एटम्स का, ठीक है। मॉलिक्यूल आपका एलिमेंट का भी हो सकता है, जैसे O2, N2, ये बार बार हमने बात की है, Cl2, ठीक है, लाइकवाइज H2, या मॉलिक्यूल कंपाउंड का भी हो सकता है, जैसे HCl, जैसे CCl4, जैसे BF3, जैसे NH3, जैसे H2SO4, HNO3. So these are all covalent substances. ठीक है, तो सीधी सी बात है, जहां पे कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं वहीं पे तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, राइट। नाउ दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट्स, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड्स। अब मॉलिक्यूलर मास क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। O2 एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, सो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन एटम, इसका नेचुरल एग्जिस्टेंस यही है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? सम ऑफ एटमिक masses ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। एक मॉलिक्यूल का मास किसके बराबर होगा? जितने इसमें एटम्स हैं उनका मास जितना होगा वही इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? ये दो ऑक्सीजन एटम्स का बना है तो वी विल टेक इट ट्वाइस। एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना है? 16 यूनिट्स, सो दिस विल बी सिंपली 32 यूनिट्स। So what is the molecular mass of oxygen? When we take oxygen molecular mass, it means mass of oxygen molecule. ठीक है? We can say atomic mass of oxygen it is 16. We can say molecular mass of oxygen it is 32 units because it is O2. Likewise, नाइट्रोजन में दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में दो नाइट्रोजन एटम्स है तो आप लिखेंगे twice 14 units. That will be 28 units. Chlorine, for example, 2 into 35.5 units, that will be equal to 71 units. Hydrogen, twice, that will be simply 2 units. बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ ऐड करना है इंडिविजुअल एटम्स का मास और ध्यान ये रखना है कि ये एक एटम कितनी बार इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, हाउ मेनी टाइम्स द एटम इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। यहां हाइड्रोजन एक है, क्लोरीन एक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे लिखेंगे आप? हाइड्रोजन 1 ही है तो 1 यूनिट, क्लोरीन एक ही है तो 1 इंटू 35.5 यूनिट्स। इनको ऐड करेंगे आप, इट्स इजी। सो दिस विल बी 1 यूनिट, 35.5 यूनिट्स, दिस विल बी 36.5 units. Okay. Now, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन कितने हैं इसमें? सिर्फ एक है तो 1 into 12 यूनिट्स, प्लस क्लोरीन है 4 टाइम्स तो आप लिखेंगे 4 टाइम्स मास ऑफ क्लोरीन, दैट्स 35.5 यूनिट्स. We will sum. This is 12 units, then plus 35 into 4, 35.5 into 4, that is 71. 71 into 2, that's 142 units. So this will be equal to 42 plus 12, that's 54, that's 154 units. Now, what about ammonia? Ammonia का molecular mass क्या होगा? नाइट्रोजन एक है तो 1 into 14 यूनिट्स, प्लस हाइड्रोजन 3 है तो 3 into 1 यूनिट, सो दैट विल बी 14 यूनिट्स, देन 3 यूनिट्स, दैट इज 17 यूनिट्स. H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास क्या है? ठीक है, सो इट इज 2 times hydrogen. Now I won't write it, this is for the sake of understanding. अब मुझे पता ही है इसमें 2 हाइड्रोजन है तो 2 यूनिट्स, प्लस सल्फर एक है तो 32 यूनिट्स, ऑक्सीजन 4 है, एक का 16 है तो 4 का कितना होगा? 64. ठीक है,
तो दिस विल बी सिंपली इक्वल टू 32 plus 64, that is 98 units total. HNO3 nitric acid, this will be equal to 1 plus 14 plus 48, that will be equal to 48, 58, 58, 62, 63 units. This is how you calculate the molecular mass. Okay, we'll again practice it a bit to different. आपके syllabus में mostly molecules आते हैं, उन molecules को एक बार से थोड़ा सा आप revise करेंगे, ठीक है? We will try to understand what are the molecular masses for different molecules. थोड़ा सा revise करेंगे. जैसे यही HCl हो सकता है, H2SO4 है, HNO3 है, ठीक है, H3PO4 है, H3PO4, ठीक है, लाइकवाइज ग्लूकोज है, C6H12O6, शुगर है, ठीक है. सो मेथड आपको समझ आया. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास फॉर HCl? अब मुझे पता ही है 1 यूनिट प्लस 35.5 यूनिट्स, दैट इज 36.5 यूनिट्स. H2SO4 हाइड्रोजन 2 है तो 2 यूनिट्स प्लस सल्फर 32 यूनिट्स प्लस ऑक्सीजन 64 यूनिट्स, सो इट सम्स अप टू 98 यूनिट्स. HNO3 it's 1 unit plus 14 units plus oxygen 3 है तो 48 units, so it is 63 units. H3PO4 3 हाइड्रोजन है तो 3 यूनिट, एक फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का क्या है 31, ऑक्सीजन 4 है तो 64 यूनिट्स, तो ये होगा 34, 5 and 3 8, 9 98 units. Then glucose it's C6, 6 times carbon, so थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पे तो अलग अलग लिखे, 6 times 12 plus 12 times 1 unit. Then oxygen है 6 times तो 16 यूनिट्स. अब इसका सम लेंगे, 6 2 12, 1 72. ओके, सो इट इज 12 into 1 it's 12 u, then 16 into 6 it's 96. Okay, so this will be equal to 180 units. Now what about sugar? It is 12 times 12, then 22 times hydrogen, then it's 11 times oxygen. इसका सम क्या होगा? It's 144u plus 22u plus 16, 176u. So this will be equal to 8, 12, 10, 14, 342 units. Okay. So molecular mass जब आप कैलकुलेट करेंगे, इट्स वेरी सिंपल. आपको क्या देखना है, मॉलिक्यूल में कौन से एटम्स है और हर एक एटम कितनी बार इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, ठीक है. नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई करेंगे इसके एटमिक मास से. जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन का मास होगा. फिर सल्फर एक ही है तो 32 लेंगे आप, ऑक्सीजन 4 है तो 64. लेकिन बार बार आपके जो मॉलिक्यूल्स है उनमें O4 आएगा, फॉर एग्जाम्पल P4 आएगा, P2 आएगा, O2 आएगा, तो
एक काम करते हैं हम, कभी भी हमें पता ही है, अब O4 है तो 64 होगा, O6 है फॉर एग्जाम्पल तो 96 होगा। ये कुछ शॉर्टकट है जो आपको ऐसे याद रखने हैं, जैसे O4 64 है, ठीक है, ये पता ही है, 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16, जैसे O6 6 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है तो 96। तो ये चीजें बार बार आपको आएंगे, बार बार ये नहीं देखना है 4 इंटू 16, वो तो पता ही है 64 है, तो शॉर्ट में कर दिया टाइम बचाने के लिए, ठीक है। नाउ अब हम मॉलिक्यूलर मास किन यूनिट्स में ले रहे हैं? यूनिफाइड यूनिट्स में, क्योंकि एटम्स का मास हमने यूनिफाइड यूनिट्स में कैलकुलेट किया है, तो मॉलिक्यूल का मास भी यूनिफाइड यूनिट्स में ही होगा ना। ओके, अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, व्हाट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वो देखेंगे। ये बात तो आपके जहन में आई होगी कि व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास नाउ। Hold on for a minute. Okay, so molecular mass we calculated. Now we have to take gram molecular mass. Okay, now what are the entities? Molecules, और कंपाउंड भी लिखेंगे मॉलिक्यूल, यहां पे मैं लिखूंगा मॉलिक्यूलर मास, और यहां पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट विद, say for example, O2. What is the molecular mass? 32 units. So what is the unit of molecular mass? It is unified units. आपको याद रहे इसलिए मैं यूनिट्स यहां पे भी साथ साथ ही लिखूंगा 32। व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास? ये ग्राम्स में होगा, तो वो क्या होगा? सिंपली 32 ग्राम्स। नाउ आई विल टेक N2। N2 का मॉलिक्यूलर मास क्या है? 14 multiplied by 2, that is 28 units. So what will be the gram molecular mass? 28 grams. Now take, say for example, chlorine. It's 35.5 into 2, that's 71 units. So it will be 71 grams. Now take compound, say for example HCl, 36.5 units. That will be 36.5 grams. Now take say for example, अभी हमने examples बहुत सारे किए हैं, ammonia NH3, so it is 17 units, 17 grams. Glucose C6H12O6, 180 units, 180 grams.
टेक शुगर, शुगर का कितना आया था, इट वॉज 144 प्लस 22 प्लस 76, 342 perhaps. 342. So it will be 342 grams. फिर जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, तो ये चीज़ें फिर खुद से याद रहती है। मतलब जैसे ग्लूकोज ऑटोमेटिकली जहन में आ जाएगा 180, शुगर ऑटोमेटिकली आएगा 342, ठीक है। सो दिस इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास। लाइकवाइज आप डिफरेंट एसिड्स का, जैसे मैंने अभी लिया था HCl का, HNO3 का, उनका भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। H2SO4 बार बार आपकी इनमें आएगा, क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल्स में। तो ये 98 यूनिट्स, तो होगा 98 ग्राम्स। HNO3 का अभी हमने देखा था पर 63, 14, this 48, this is 14, yeah, 63, that will be 63 ग्राम। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस का, मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस का मॉलिक्यूलर मास ले सकते हैं। नाउ अब टर्म क्या है, मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके ओके, so it's molecule, it's molecular mass in unified units. This is gram molecular mass, that's molecular mass in terms of grams. तो अब हम कह सकते हैं कि what's molecular mass, ठीक है, ये हमें पता है, mass of a molecule, ठीक है। So what is gram molecular mass, तो हम कह सकते हैं molecular mass in terms of grams। अब बच्चे जब डेफिनेशन देखते हैं, से फॉर एग्जांपल व्हेन इट इज डिफाइंड, मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड, तो ऐसा लिखा होता है, वहां पे डर जाते हैं, लाइक molecular mass is the mass of a molecule with respect to carbon 12 which taken as carbon 12 isotope taken as 12 AMU। तो इसमें डरने की बात नहीं है यार। और the molecular mass of a substance is how many times molecule of a substance is heavier than 1/12 of carbon 12। वो तो सीधी सी बात है, हमने हर एक एटम का मास किसके रेफरेंस में कैलकुलेट किया है, कार्बन 12 के रेफरेंस में। तो बट नेचुरली हर एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो किसके रिलेटेड है, असल में कार्बन 12, बिकॉज मॉलिक्यूल बना है एटम्स का, एटम्स का मास लिया गया है विद रेस्पेक्ट टू कार्बन 12। तो सीधी सी बात है, जब हम डिफाइन करेंगे मॉलिक्यूलर मास को, ये फिर से डिफाइन होगा विद रेस्पेक्ट टू और इन रिलेशन टू, ठीक है, कार्बन 12। तो डेफिनेशन में इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। The most important part is how you calculate molecular mass and how you calculate gram molecular mass. That is simply molecular mass in terms of grams. Okay? तो definition में आप जाएंगे तो ऐसा होगा, molecular mass of a substance is mass with respect to carbon 12 isotope। उसमें सीधी सी बात यह है कि हर एक एटम का मास जो है वो लिया गया है with respect to carbon 12। तो जो डिफाइन किया जाएगा तो in relation to carbon 12 ही होगा, ठीक है। या हाउ मेनी टाइम्स मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12। तो बेसिक तो वहीं से हमने लिया है, रिलेटिव मास, तो इसीलिए डेफिनेशन भी उसी को रेफर की जाती है, ठीक है। देन ये होगा, कभी एक और डेफिनेशन आती है, इट इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल विद रेस्पेक्ट टू कार्बन 12। अब एवरेज रिलेटिव मास क्यों होगा, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एवरेज रिलेटिव मास इसलिए लिया जाता है बिकॉज आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशंस में कंफ्यूज नहीं होना है, सारी डेफिनेशन जो है वो विद रेस्पेक्ट टू मास, विद रेस्पेक्ट टू कार्बन 12, बिकॉज हर एक एटम का मास कार्बन 12 के रेफरेंस में लिया गया है। तो इसीलिए जब डेफिनेशन हम देते हैं, जब डिफाइन करते हैं, तो ये टर्म्स वहां से फिर से रिपीट होती है विद रेस्पेक्ट टू कार्बन 12 आइसोटोप, और हाउ मेनी टाइम्स मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। सो दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ द रेफरेंस स्टैंडर्ड, दैट इज कार्बन। ओके, नाउ अब ग्राम फॉर्मूला मास की बात करेंगे, ठीक है। जैसा मैंने अभी कहा
सब्सटेंसेस या तो एटमिक होंगी, आपको एटम दिया जाएगा, या तो मॉलिक्यूलर होंगी, मॉलिक्यूल दिया जाएगा, या तो आयनिक होंगी, तो उस वक्त हम उनको कहते हैं ग्राम फॉर्मूला मास, और उसे कहते ही हम फॉर्मूला यूनिट। वो भी बताएंगे क्यों कहते हैं फॉर्मूला यूनिट, उसको मॉलिक्यूल क्यों नहीं कहते हैं। आयनिक सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो आयन है, इसलिए मॉलिक्यूल वहां पे नहीं होता है, इसलिए उसको हम कहते हैं फॉर्मूला यूनिट। दैट इज बेसिकली व्हाट गिव्स अस द रेशियो ऑफ द आयंस। तो वो देखेंगे। नाउ फॉर्मूला मास कहेंगे, फॉर्मूला मास या कहेंगे ग्राम फॉर्मूला मास। तो ये दो टर्म्स जो है हमें अंडरस्टैंड करनी, ठीक है। फॉर्मूला मास का मतलब क्या है, ग्राम फॉर्मूला मास का मतलब क्या है। तो पहले हम सीखेंगे फॉर्मूला यूनिट। अब मैंने कहा सब्सटेंस या तो एटॉमिक हो सकती है, या तो मॉलिक्यूलर हो सकती है, या आयनिक हो सकती है। अब ये दो तो हमने किए। एटम का एटॉमिक मास होता है, फिर ग्राम एटॉमिक मास एक टर्म है। मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता है, फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक टर्म है। अब सब्सटेंस आयनिक है, इसका यूनिट जो है उसे हम कहते हैं फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला यूनिट से बनेगा फॉर्मूला मास। मेथड वही है, एटॉमिक मास इसको जोड़ना है, टेक्निक तो वही है, लेकिन टर्म का नाम थोड़ा अलग है। और क्यों है वो बताएंगे। फॉर्मूला मास और फिर होगा ग्राम फॉर्मूला मास। ओके, इसको फॉर्मूला यूनिट क्यों कहते हैं वो हम देखेंगे। अब देखो आप, सब्सटेंस एटॉमिक जब है तो इसके इंडिविजुअल एटम्स आपके पास हो सकते हैं, जैसा मैंने कहा था इंडिविजुअल एटम्स। हीलियम की बात करेंगे, आर्गन की बात करेंगे, क्रिप्टॉन की बात करेंगे, जीनॉन की बात करेंगे, नोबल गैसेस की जब हमने बात की, या हमने कहा था कि वी कैन हैव इंडिविजुअल एटम्स दीज मेटल्स राइट इन द गैसियस स्टेट। तो जब एटम आपके पास है स्टेबल फॉर्म में, तो आप एक एटम का मास कंसीडर कर सकते हैं, तो एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। अब सब्सटेंस आपके पास मॉलिक्यूलर है, तो उसमें क्या होते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स। यूनिट मीन्स द मॉलिक्यूल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा स्टेबल इंडिविजुअल, वो क्या होगा मॉलिक्यूल। जैसे वाटर में H2O, 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 H2O पार्टिकल्स है। अब ये पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल है। किसका बना है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन का। जैसे वाटर की जब हम बात करते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स होंगे, नो डाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां पे, बट ये यूनिट जो है, यूनिट ये अलग एक यूनिट है, ठीक है। एंड हम इनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। वेपराइज कर दो वाटर को तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपके बनेंगे। ये एटम्स स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड से बंधे हैं, ये और ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। ये अलग यूनिट है। अब यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, ठीक है, ऑक्सीजन और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसे हम कहते हैं, वो है वीक इंटरेक्शन बिटवीन दिस यूनिट एंड दिस यूनिट, ठीक है। दिस वाटर मॉलिक्यूल हैज सम इंटरेक्शन विद दिस, बट दिस इंटरेक्शन, दीज कोवलेंट बॉन्ड्स, दे आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आपके क्लास में ग्रुप्स होते हैं स्टूडेंट्स के, लाइक दो स्टूडेंट्स हैं, इनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, राइट। बाकी के साथ उनका रहता है मतलब इंटरेक्शन, बट जितना स्ट्रांगली वो खुद के साथ इंटरेक्ट करते हैं उतना वो बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। लंच करेंगे तो साथ में करेंगे, क्लास में बैठेंगे तो एक ही बेंच पे बैठेंगे, ठीक है। बाहर जाएंगे तो साथ जाएंगे, ठीक है। छुट्टी के टाइम जाएंगे तो साथ जाएंगे, आएंगे तो साथ आएंगे, ठीक। सो दैट इज अ मॉलिक्यूल। अब आप ऐसा मानो आपकी क्लास में बच्चे बैठे हैं और दो बच्चे हमने अलग कर दिए, तो यू आर इन द मॉलिक्यूलर स्टेट। एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन तो हाई लो तो है, लेकिन जो आपस में बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग है, जो आपस में रिलेशन है बहुत स्ट्रांग है। बाकी उनके साथ थोड़ा ठीक है, मतलब एक ही क्लास में ठीक है इंटरेक्शन है, राइट। तो मॉलिक्यूल का जो हमारे पास नेचर है वो ये है
कि जो मॉलिक्यूल में एटम्स बंधे हैं वो बिल्कुल स्ट्रांगली बाउंड है विद स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये यूनिट है, ठीक। फिर एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन हो सकता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो हम पढ़ते हैं, वैन डर वाल्स इंटरेक्शंस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फॉर एग्जांपल लाइकवाइज डाइपोल होता है वगैरह वगैरह, वो दीस आर डिफरेंट फोर्सेस, ठीक है। तो वो चीजें रहती है, लेकिन मॉलिक्यूल एक अलग से एक यूनिट है, अलग एक यूनिट है, ओके। तो हम मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस में मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। अब आयनिक सब्सटेंस में क्या मसला है, प्रॉब्लम नहीं कह सकते, मसला क्या है, मतलब व्हाट इज इन द आयनिक सब्सटेंस, कि हम आयनिक सब्सटेंस में कहते हैं कि कोई मॉलिक्यूल नहीं है वहां पे, ठीक है। और जो हम फॉर्मूला देते हैं वो होता है रेशियो बिटवीन द आयन्स, वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड पहले करेंगे तो आपके जहन से ये बात जो है वो खुद ब खुद उसका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि इसको फॉर्मूला यूनिट क्यों कहते हैं या फॉर्मूला मास क्यों कहते हैं, एक नई टर्म क्यों है, इसके लिए मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर मास की टर्म यूज क्यों नहीं है, फॉर्मूला यूनिट हम कहते हैं, यूनिट। जब आयनिक स्पीशीज बनता है, से फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड जब बनता है, इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। अब यहां पर बात है चार्जेस की। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके बनता है सोडियम पॉजिटिव, क्लोराइड वही इलेक्ट्रॉन गेन करके बनता है क्लोराइड नेगेटिव, तो ये हमारे पास है चार्जड स्पीशीज। ये क्या है हमारे पास, चार्जड स्पीशीज। अब इन चार्जड स्पीशीज में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन सा, चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स हम जैसे कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये फोर्स जो है ये सिर्फ एक सोडियम और एक क्लोराइड के बीच में नहीं है, बिकॉज चार्ज जो है इसका फील्ड है, ठीक है। चार्ज का अपना एक फील्ड होता है, मान लो ये चार्ज यहां पे है, ठीक है, तो स्पेस में जहां जहां तक इसका असर जाएगा, इसका इफेक्ट फील होगा, इसका फोर्स फील होगा स्पेस में, पूरे स्पेस में, उसे हम कहते हैं फील्ड। जहां पे चार्ज है स्पेस में, जहां जहां तक इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पहुंचेगा, ठीक है, वो इसका फील्ड है। अब सोडियम जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है, क्या ये सिर्फ एक क्लोराइड को अट्रैक्ट करेगा या एक से ज्यादा क्लोराइड को अट्रैक्ट करेगा, चार्ज है। अब जितनी इसकी विसिनिटी में जितने क्लोराइड आएंगे उनके साथ इसकी इंटरेक्शन होगी और इक्वली होगी, ठीक है। अब दिखाया गया है कि सोडियम के इर्द गिर्द यानी सोडियम के सराउंडिंग में 6 क्लोराइड आयन्स होते हैं, जैसे जैसे आई विल ट्राई टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड दिस वे। सॉलिड स्टेट की बात हुई, इंशाल्लाह 12th के सॉलिड स्टेट में तो वहां आराम से मॉडल से समझाएंगे। सोडियम यहां है, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जब देखा गया तो क्या है, सोडियम के इस साइड में क्लोराइड है एक, इस साइड में भी एक क्लोराइड है 2, यहां ऊपर भी एक क्लोराइड है, ठीक है, यहां भी एक क्लोराइड है, तो कितने हो गए 1 2 3 एंड 4। एक क्लोराइड यहां है, मतलब दिस इज द प्लेन ऑफ द बोर्ड, प्लेन में 4 है, ये और ये, ठीक है, यहां से यहां से यहां से यहां से। अब बोर्ड के बाहर एक यहां है और बोर्ड के पीछे एक है, तो स्पेस में कैसे, ये सोडियम मान लो आप, एक क्लोराइड यहां है, एक क्लोराइड यहां है, हो गए 2, एक यहां हो गए 4, एक सामने से है एक पीछे से है, तो कितने हो गए 6। लाइकवाइज जब क्लोराइड पे आते हैं तो क्लोराइड के आसपास भी 6 सोडियम है, तो एक आयन साइमल्टेनियसली अट्रैक्टेड है। फिलहाल हम कह रहे हैं कि एक आयन साइमल्टेनियसली इट्स अट्रैक्टेड बाय 6 क्लोराइड आयंस, एक नेगेटिव आयन क्लोराइड आयन साइमल्टेनियसली अट्रैक्टेड बाय 6 सोडियम आयंस, ठीक है। तो हम ये नहीं कहते फिर ये इंटरेक्शन जो है इट इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द क्रिस्टल, ठीक है। इसके बाद सोडियम है, फिर क्लोराइड है, सोडियम है, क्लोराइड है, सोडियम है, क्लोराइड है, तो दिस कंटिन्यूअस थ्रू आउट द क्रिस्टल, सॉलिड क्रिस्टल। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक सोडियम क्लोराइड कहीं पे अलग से बैठा है लाइक दिस, फिर यहां कोई दूसरा सोडियम क्लोराइड बैठा है लाइक दिस, फिर यहां एक और सोडियम क्लोराइड है, नहीं, ऐसा नहीं है। हम एक आयनिक क्रिस्टल में एक
कैटाइन और एक एनाइन की बात नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट लाइक दैट। जैसे हमने वाटर में बात की, वाटर के अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, अलग अलग यूनिट्स है ये। लेकिन यहां सोडियम क्लोराइड में क्या है, one sodium is simultaneously attracted by number of chloride ions and one chloride is simultaneously attracted by number of sodium ions, right? तो जब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, हम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, so what actually it gives us? It gives us ratio of the ions, it is 1:1। अगर आपके हाथ में सोडियम क्लोराइड है, अगर आपके हाथ में एक सोडियम क्लोराइड ये सोडियम क्लोराइड है, अगर उसमें 100 होंगे सोडियम तो 100 होंगे क्लोराइड। 2000 सोडियम 2000 क्लोराइड, 1 लाख सोडियम 1 लाख क्लोराइड। लाइकवाइज आपके पास अगर आयरन सल्फेट है FeSO4, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपने हाथ में आयरन सल्फेट लिया, अगर उसमें आयरन है, पहले रेशो क्या है, आयरन इज टू सल्फेट, इट इज 1:1। एक आयरन आयन होगा, एक सल्फेट आयन होगा, 10 होंगे 10 होंगे, 1000 1000, 1 लाख 1 लाख, ठीक है। सो दिस ओनली गिव्स अस द रेशियो। It also means that if you have 100 sodium, you have 100 chloride with them. If you have 100 iron 2 positive, you have 100 sulfate 2 negative. There are no separate units like this कि एक FeSO4 होगा, फिर दूसरा FeSO4 होगा, तीसरा FeSO4 होगा, 4 नहीं। ये बहुत सारे Fe और बहुत सारे SO4 एक साथ में है, और किस रेशो में है, 1:1। अब अगर आप बात करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड की, तो इसका मतलब क्या है, आपके हाथ में जो मैग्नीशियम है, रेशो क्या है मैग्नीशियम क्लोराइड का, 1:2। इसका मतलब यह है, अगर आपके हाथ में मैग्नीशियम क्लोराइड है, मान लो उसमें मैग्नीशियम है 1, क्लोराइड होंगे 2, मैग्नीशियम है 10, क्लोराइड होंगे 20, मैग्नीशियम है 100, क्लोराइड होंगे 200, मैग्नीशियम है 1000, ये होंगे 2000, मैग्नीशियम है 1 लाख, ये होंगे 2 लाख आयंस। सेपरेट जब इसको हीट आप से फॉर एग्जांपल करेंगे सोडियम क्लोराइड को, तो हमारे पास अगर गैसियस स्टेट में सोडियम क्लोराइड आ जाता है, तो हमारे पास NaCl नहीं होगा, Na पॉजिटिव अलग होंगे, क्लोराइड पॉजिटिव अलग से जाएंगे। लेकिन वाटर को जब आप हीट करके वेपराइज करेंगे, आपके पास H2O1 के अलग अलग से वहां भी H2O होंगे। So that's why हम यहाँ पे molecules की बात नहीं करते हैं ionic substance. There are no molecules in ionic substance. What is an ionic substance? Is made up of ions, and in any sample, when you take any ionic substance, a sample of ionic substance, you have number of positive ions, you have number of negative ions simultaneously in a crystal structure. There are no separate entities like NaCl. There are no separate entities like FeSO4, MgCO3, Na2CO3. It's nothing like that. Okay? So that's why we do not call them. ऐसा नहीं कि we do not call them. मतलब यह है कि हम नहीं कह सकते हैं कि ये सोडियम क्लोराइड यूनिट है, नहीं सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल है, नहीं। इसलिए इनका नाम जो है वो रखा गया फॉर्मूला यूनिट। This formula unit gives us what? Basically the ratio of the ions. Ratio of the ions. इसको कहते ही है इसीलिए फॉर्मूला यूनिट। अब जब ये फॉर्मूला यूनिट है, तो इसका मास क्या होगा, फॉर्मूला मास। जब ग्राम्स में लेंगे, ग्राम फॉर्मूला मास। ओके, सो दीज 3 टर्म्स अगेन, so formula unit, then formula mass। तरीका वही है, इंडिविजुअल आइटम्स के masses को सम करना, then gram formula mass। okay, what are the different types of ionic compounds that we have or that will be included in your numericals? सबसे पहले NaCl पे ही बात आती है हमारी, ठीक है, नमक है, इसके बगैर तो लाइफ ही नहीं है।
NaCl likewise सिंपल सा लेते हैं पहले, NaCl, KCl, you have FeCl3, likewise FeSO4, CuSO4, MgSO4, ammonium sulfate, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट. एग्जाम्पल्स, यू हैव नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, वो आप देख सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, आयनिक कंपाउंड. तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, फॉर्मूला यूनिट, यहां पे फॉर्मूला मास, यहां पे ग्राम फॉर्मूला मास. अब फॉर्मूला यूनिट ये है NaCl, फॉर्मूला मास फिर से किसमें होगा, यूनिफाइड यूनिट्स में, राइट. फिर ग्राम फॉर्मूला मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स अगेन. अब फॉर्मूला मास किसके बराबर होगा, अगेन द masses of individual atoms multiplied by how many times that atom is present in that फॉर्मूला यूनिट. अब एटम का मास क्यों लेंगे, क्योंकि आयन्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से, जैसे NaCl बनता है तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होएगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव. अब मैंने पहले ही कहा कि इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है दैट्स नेग्लिजिबल. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, तो इसलिए उसको कंसिडर नहीं किया जाता है एटमिक मास में. तो हम क्या लेंगे, मास ऑफ सोडियम एटम, मास ऑफ क्लोरीन एटम. अब आप कहेंगे मास ऑफ सोडियम आयन, दैट इज अगेन इक्वल टू मास ऑफ सोडियम एटम. मास ऑफ क्लोराइड आयन, दैट्स अगेन इक्वल टू मास ऑफ क्लोरीन एटम. क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास का कोई इफेक्ट ही नहीं है. ठीक है, आप कह सकते हैं मास ऑफ सोडियम आयन प्लस मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, मास ऑफ सोडियम आयन प्लस मास ऑफ क्लोराइड आयन, मास ऑफ पोटेशियम आयन क्लोराइड आयन, मास ऑफ आयरन आयन क्लोराइड आयन्स, आयरन सल्फेट आयन, कॉपर आयन सल्फेट आयन, मैग्नीशियम आयन सल्फेट आयन, अमोनियम आयन सल्फेट आयन, कैल्शियम आयन कार्बोनेट आयन. ठीक है, तो जैसे NaCl का मास कितना है, एक सोडियम दैट्स 23 यूनिट्स प्लस क्लोरीन 35.5 यूनिट्स, तो कितना बनेगा 58.5 यूनिट्स. तो व्हाट इज फॉर्मूला मास, 58.5 में यूनिट्स फिर से साथ लिखूंगा ताकि आपको इसकी आदत पड़े, 58.5 यूनिट्स. अब यही हम लेंगे 58.5 ग्राम्स, तो गया ग्राम फॉर्मूला मास. KCl, what is atomic mass of potassium, it's 39 plus 35.5 units, किसके बराबर आएगा, it will be 0.54, 74.5, so it will be 74.5 units, it will be 74.5 grams. Okay, likewise FeCl3, Fe का मैंने क्या कहा था 56 यूनिट्स प्लस, अब 3 क्लोरीन है, 3 into 35.5, राइट, वो किसके बराबर होगा 56 यूनिट्स प्लस 35 into 3, that's 71, that's 101, 106.5, 106.5, so it will be 106.5 units. So what will be gram formula mass, it will be 106.5 grams. Then iron sulfate, it will be 56 plus sulfur 32 and oxygen 4 है तो 64, so it will be 56, it will be 4, 12, 152, it will be 152 units, it will be 152 grams. Then copper, it is 63.5 units plus sulfate again 32 plus
64. So that will be 5, that will be 9, 159.5. No. Yes, 159.5. You can check the calculations again, you can cross check them, there is no issue with that, right? Then magnesium is 24 प्लस, अब सल्फेट का आप एक ही मतलब टाइम पे ये बना के रखो, सल्फेट है SO4 2 माइनस, सो दैट इज 32 प्लस 64, दैट इज 96, दैट इज 96. तो एक बारे में कर लो आप, दैट्स 96 सिंपली. तो इट इज 10 120 units. So magnesium sulfate 120 units. So it is 120 grams. So ammonium sulfate then. Now ammonium is 2 times ammonium ion, so it is twice. अब ammonium एक है, एक नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन, that is 14 plus 4, that's 18. Okay, then sulfate का अभी हमने किया 96, so it is 96 plus 36, that will be 132 units, that is 132 grams. Now calcium is 40 plus 12, that's 52, plus 48, that's 100, that is 100 grams. Now these three terms, formula unit, formula mass and gram formula mass. Okay, now these three terms, gram atomic mass, gram molecular mass and gram formula mass, these are the terms जिनकी हमें ज़रूरत है मोल कॉन्सेप्ट में. और जितनी भी न्यूमेरिकल्स आपके इसमें आएंगी ऑन मोल कॉन्सेप्ट, वो यही 3 चीज़ें हैं जो आपके जहन में होनी चाहिए. ठीक है, यू मस्ट बी हैव दिस थिंग इन माइंड. व्हाट्स एटमिक मास, व्हाट्स ग्राम एटमिक मास, व्हाट्स मॉलिक्यूलर मास, व्हाट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास, व्हाट इज फॉर्मूला मास, व्हाट इज ग्राम फॉर्मूला मास. और सबसे इंपॉर्टेंट, अब अगर आपके सामने कोई भी केमिकल फॉर्मूला है, जैसे किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी आयनिक कंपाउंड का, कोवलेंट कंपाउंड का, तो आई होप कि आपको अब इनके मैसेज कैलकुलेट करना आएगा. एटमिक मास में तो सीधे आपको याद रखना है, मतलब जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इनका मास क्या है. फिर मॉलिक्यूलर मास में क्या करना है, इंडिविजुअल एटम्स के मैसेज को जोड़ना है, सम करना है, ऐड करना है, कीपिंग इन माइंड कि एक यूनिट में, चाहे वो आयनिक कंपाउंड है या एक मॉलिक्यूल में अगर वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, कितने एटम्स है उस एक पर्टिकुलर एलिमेंट के. ठीक है, तो आप ये सम करेंगे जो बहुत ईजी है. ठीक है, तो फिलहाल आप इन 3 चीजों की प्रैक्टिस करेंगे, रिगरस प्रैक्टिस करेंगे इसकी आप, कि एटमिक मास, ग्राम एटमिक मास, फिर मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है, फॉर्मूला मास कैसे कैलकुलेट करना है, ग्राम फॉर्मूला मास का मतलब क्या है. ठीक है, सो आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर we'll be dealing with mole concept and how these 3 terms are related to mole concept. ठीक है, so in the next lecture we'll discuss that part. So take care, God bless you all and enjoy the sheen. Okay, thank you.